चैनल मेडिकल नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं इसी साल हुए स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम आपका हुआ था फरवरी 2023 में। अब यहाँ पर जिन्होंने भी इस पेपर को देखा होगा वो इस पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके के कहीं से भी आ सकते हैं। बट पेपर इतना प्यारा था कि मैं भी आप सभी के साथ पेपर शेयर करना चाह रही थी, बट उस रीज़न से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बट अभी आपकी क्लासेस डेली कंटिन्यू है, मे बी 3-4 डेज से, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। और जो भी लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी क्लास है जो मिस ना हो पाए। आज का जो पेपर है पूरा इंग्लिश फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, पूरी ऑफिशियल की रहेगी। तो जहाँ पर जो भी लोग को डाउट हो तो आप वो लोग कमेंट आप ज़रूर अपने ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके कमेंट में सभी के रीड करते हैं, ऐसा नहीं किसी के नहीं पढ़ती। सेकंड थिंग, इस पेपर को वो लोग ज़रूर देखना जो भी लोग DMER का एग्ज़ाम देते हैं या फिर MP NHM का देने वाले हैं या फिर ग्रुप 5 के लिए, क्योंकि उन लोगों के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं इस पेपर से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हुए हैं। और अभी इस साल केरला PSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है फिर से, तो उनके लिए भी ये पेपर हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, फर्स्ट का तो और सेकंड का आप आंसर देख ही चुके हैं, बट जो थर्ड से रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉपर हाइड किया जाएगा ताकि आप भी अपने आंसर मार्क कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्थ इज डिफाइंड इन द प्रीमेबल ऑफ WHO एट अल्मा अटा डिक्लेरेशन वॉज इन द ईयर। तो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई थी अल्मा अटा के तहत, WHO ने दी थी, तो किस साल में दी थी? 1978, 1983, 1951 या फिर 1961 में। तो हेल्थ की डेफिनेशन सबको पता है, जब PHC क्या है, PHC भी लाया गया था, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसी टाइम पर है जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत हेल्थ की डेफिनेशन भी दी गई थी। तो क्या है यहाँ पर 1978, 1978। क्लियर? नेक्स्ट इज ड्रॉ फैमिली ट्री फॉर 3 जनरेशन टू डू फैमिली असेसमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस टर्म्ड एज। तो आपको यहाँ पर फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है आपको यहाँ पे, जिसमें आपकी 3 जनरेशन ऐड की जाए। 3 जनरेशन का मतलब है आप, आपके दादा और दादा के दादा, सॉरी आप, आपके पापा और आपके दादाजी, ये 3 जनरेशन को आपको ड्रॉ करना है। तो किस में होगा, वेन डायग्राम में, इको मैप में, जीनोग्राम में कि ऑल ऑफ दी अबव में? तो ये सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर ड्रॉ होगा, ये होगा किसमें, जीनोग्राम में। किसमें? जीनोग्राम में, जिसमें आप 3 जनरेशन इजीली है जो बना सकते हैं। 3 जनरेशन का मतलब है आपका, आपके दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, योर फादर एंड यू, तो यहाँ पे आपकी 3 जनरेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन इज, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एट इट्स इंसिएंट स्टेज, प्रिवेंशन ऑफ सेक्विला, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। प्रीमॉर्डियल, प्रीमॉर्डियल का मतलब है कि बीमारी हो गई है लेकिन उससे होने वाले रिस्क फैक्टर को आपको क्या करना है, बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो वो कहलाएगा आपका क्या, प्रीमॉर्डियल फैक्टर। वो होगा यहाँ पर आपका प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। डिसेबिलिटी टर्सरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इट्स इंसिएंट स्टेज, तो ये सेकेंड में आएगा आपका, लेकिन प्रीमॉर्डियल में आपका आएगा प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज multi-purpose health worker were introduced in India in primary health center as per the recommendation of which committee। तो कौन सी कमेटी ने मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर को लाने का काम किया था? बोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, करतार सिंह कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी? ये कमेटी आपको एग्ज़ाम में आती हैं, ये कमेटी एग्ज़ाम में आती हैं। और जिस कमेटी ने क्या किया था, जिस कमेटी ने जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर उनको लेके आई थी वो थी आपकी कौन सी, करतार सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी? करतार सिंह कमेटी, जो कि 15 मार्च 1973 को लॉन्च की गई थी। कब? 15 मार्च 1973, करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट इज, आई होप आपको पेपर है जो प्रॉपर विजिबल हो रहा हो।
यहाँ पे देखिए, द थर्ड रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। यदि मैंने इससे ज़्यादा जूम किया है पेपर तो आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? सन 2000 में, 1983 में, 2002 में या फिर 2017 में। तो यहाँ पर हेल्थ पॉलिसी कौन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, जो कौन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की है जो थर्ड कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2018, 2002 या फिर 2017 में। तो सबसे पहली लाई गई थी, सबसे पहली है जो इसका फ्रेमवर्क लाया गया था वो कब आया था? तो वो आया था आपका 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहली आई थी 1983 में, फिर दूसरी आई थी सन 2000 में, 2000 में, फिर तीसरी रिवाइज की गई थी कब? 2017 में। याद रखें, स्टार्टिंग पूछे ओनली नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो आपको कहना है 1983, फिर हेल्थ फॉर आ गया था 2000 में, फिर इसके बाद है जो, इसके बाद यदि पूछें कि दूसरा रिवीजन कब किया गया था, दूसरी बार रिवाइज कब हुई थी, तो 2002 में। यहाँ पर ए फर्स्ट वाला है, ए सेकंड है और ए थर्ड है। सीक्वेंस दिया गया है 1983, 2002 एंड 2017 जो थर्ड रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। 2000 में हेल्थ फॉर ऑल गोल है जो लाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज health related goals to ensure health and well-being for all at age is a part of। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हेल्थ रिलेटेड गोल है, इसमें कहा गया है कि टू इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एज। किसका हिस्सा है? हेल्थ फॉर ऑल का, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपने हेल्थ फॉर ऑल भी पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पढ़े हैं, एंड यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में है जो क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल गोल कितने हैं? तो मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल है क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। सो अकॉर्डिंग टू दैट गोल इसमें 8 ही गोल रखे गए। कितने? 8 गोल्स। लेकिन जो हेल्थ रिलेटेड गोल है किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स हैं। तो इन 17 गोल्स में से एक कौन सा है यहाँ पर? वो है आपका टू इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर एट ऑल स्टेज। और एक कौन से नंबर का गोल रहेगा आपका? तो यहाँ पर जो 17 गोल हैं तो इनमें से फर्स्ट तो कहा है नो पॉवर्टी। क्या है? नो पॉवर्टी। दूसरा जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये तीसरे नंबर का गोल है आपका। क्लियर? नेक्स्ट इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक। A communication technique where group of experts discuss a particular topic and no set speeches। तो यहाँ पर एक क्या है? जो कि एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीच कोई नहीं देगा। तो ये क्या है? ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले या फिर वर्कशॉप। तो ये आपका कहलाएगा क्या? पैनल डिस्कशन, जिसमें स्पीच कोई नहीं देगा, बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपको स्पीच कोई नहीं देगा, आपको ओनली क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि ये क्या है? पैनल डिस्कशन। क्लियर? नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रिवलेंस ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस टू is the goal declared in the program of Right to Sight, National Program for Control of Blindness and Visual Impairment in 2017। क्वेश्चन है कि राइट टू साइट नेशनल प्रोग्राम लाया गया था ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए 2017 में। सो अकॉर्डिंग टू दैट कितने परसेंट है जो ब्लाइंडनेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं? 3%, 0.3%, 30% या फिर 0। तो जो प्रिवलेंस आप कर सकते हैं, रिड्यूसिंग प्रिवलेंस। प्रिवलेंस का मतलब है कि नए पुराने जो केस आ रहे हैं वो अब इस प्रिवलेंस को आप कम कर सकते हैं। कितने परसेंट तक? राइट टू साइट जो प्रोग्राम आया है ब्लाइंडनेस को इम्पेयरमेंट के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम आप 0.3% तक केस हैं जो क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के सब कंपोनेंट, सेंडर भी जरूरी है, चैनल भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। नेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट एजेंसी इन यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग हेल्थ पॉलिसी प्लानिंग कमीशन वॉज रीनेम्ड। तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी को लेके पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, बट नाउअडेज इसका नाम क्या है? इसका नाम है अभी नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। What was the shift strategy adopted under family planning program to reduce the emphasize targets? तो यहाँ पर क्या है जो कि यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रेटजी है जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेके सही तरीके से काम किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत, या नहीं? तो वो क्या है? कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच, क्लिनिक अप्रोच या फिर सोशल मार्केटिंग अप्रोच। तो ये होगी आपकी कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच। क्या है? कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि कितने % जनता है जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इस्तेमाल करती है या फिर उसको हिचकिचाहट है और कितनी अडॉप्ट कर पाती है इन प्लानिंग सर्विसेज को। तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका कम्युनिटी नीड असेसमेंट। Which is required skill in counseling, which is helping process to explore reality of clients to make choice and decision। तो कौन सी यहाँ पर स्किल है? कौन सा यहाँ पर स्किल है जो कि काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है, ताकि आप क्लाइंट की जब भी काउंसलिंग करते हैं तो उसके बारे में आप सही चीज़ें पता कर सकते हैं। मोरलाइजिंग, सिंपैथी, एम्पैथी या फिर लेबलिंग। तो ये होगी आपकी एम्पैथी। आप पर्सन के प्रति जब भी आप उसको क्या करेंगे? सिंपैथी दिखाएंगे तो आपको उसका दर्द को पूरा फील होगा और आप उसकी हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? मोरल चीज़ें आप उसको बताएंगे, बट आपके अंदर एक क्वालिटी एम्पैथी की भी होनी चाहिए कि आपके पास ओनली एक ही क्लाइंट नहीं आएगा। आप मान लीजिए हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, तो आप उनको एम्पैथी दिखाएंगे। आप सिंपैथी दिखाने का काम ना करें, नहीं तो आप क्लाइंट की केयर भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्राइमरी ग्रुप एंड बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो प्राइमरी ग्रुप कौन सा है? इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल या फिर फैमिली। तो प्राइमरी ग्रुप की बात करें हम तो वो है आपकी फैमिली। क्या है? फैमिली। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज पर 1000 लिविंग अर्थ एक्सक्लूडिंग। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कहा गया है कि डेथ होती है इन्फेंट्स की 1 साल की एज ग्रुप के अंदर, लेकिन जो लाइव बर्थ है वो कितना रहेगा? 0 to 28 days आफ्टर बर्थ, 0 to 14 days आफ्टर बर्थ, 0 to 6 month आफ्टर बर्थ या फिर none of the above। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो होगा कितना? 0 to 1 year तक, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। क्या है? नहीं है, तो आपका आंसर होगा none of the above। नेक्स्ट वन इज द स्टेट लैग्ड इन डेमोग्राफिक टारगेट्स अंडर RCH प्रोग्राम वर रेफर्ड टू। तो यहाँ पर स्टेट को यहाँ पर क्या किया गया? ऐड किया गया है कि RCH प्रोग्राम आपके इतना टारगेट ग्रुप पे रहने हैं। तो क्या है? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, सैम्पल रजिस्ट्रेशन स्टेट, बैकवर्ड स्टेट या फिर नन ऑफ दी अबव। ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे यहाँ पर EAG। क्या है? EAG। नेक्स्ट इज विच इज द प्रोग्राम दैट ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो कौन से प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें आई थी? अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अम्ब्रेला प्रोग्राम किसको कहा जाता है? आपको कुछ याद आया होगा, तो अम्ब्रेला प्रोग्राम कहलाता है आपका RCH प्रोग्राम, जिसमें आपकी रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ इलनेस यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। वो प्रोग्राम कहलाता है अम्ब्रेला प्रोग्राम, और इस अम्ब्रेला प्रोग्राम का नाम क्या है? RCH प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट इज
अ टीम मस्ट हैव, तो एक टीम को कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअल गोल, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, मेंबर्स विद सिमिलर स्किल एंड नॉलेज, या फिर कॉमन गोल। तो एक टीम का एक ही गोल होता है हमेशा कि आपको इस गोल पे काम करना है। इंडिविजुअल गोल होंगे तो वो टीम किस काम की, और आप टीम में काम ही नहीं कर रहे हैं फिर तो। नेक्स्ट वन इज ट्रिकलिंग फिल्टर इज सीन इन, तो ट्रिकलिंग फिल्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वाइटल लेयर में, जूग्लियर लेयर में, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्रिकलिंग फिल्टर कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रिकलिंग फिल्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा वहाँ पर। कहाँ पर? सीवेज के सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब है कि जो फूड आपको प्रोटेक्ट करेंगे। रूट एंड ट्यूबर्स, व्हीट, वेजिटेबल्स या फिर राइस, तो वो कहलाएंगे आपके वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड में। जैसे कि आपके प्रोटेक्टिव फूड में आपकी वेजिटेबल्स हो गई, क्योंकि इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? वेजिटेबल्स में मान लीजिए मिंट हो गया, आपका धनिया हो गई, तो ये सब किस में आएंगे? प्रोटेक्टिव फूड में आएंगे। राइस है जो आपका, व्हीट है, ये सब सेरेल्स में आएंगे। बाकी प्रोटेक्टिव फूड में क्या आएंगी? वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज केरेटोमलेशिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। केरेटिन जहाँ जुड़ जाए मतलब विटामिन ए, और केरेटोमलेशिया किसकी कमी के कारण हो रहा है? तो होगा विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फेंट न्यूट्रिशन। तो इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो बेस्ट इंडिकेटर है इन्फेंट न्यूट्रिशन का वेट, बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है वो। नेक्स्ट इज नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस विच आर एडेड इंटेंशनली टू फूड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, फ्लेवर्स और स्टोरेज। तो यहाँ पर कहा है कि नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, इससे आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटेंशनली जानबूझकर फूड के कलर को, टेस्ट को बदलने के लिए मिला दिए जाते हैं। वो क्या है? कैनिंग है, स्टीमिंग है, फूड एडिटिव्स हैं, फिर फूड फोर्टिफिकेशन है, कहलाएंगे फूड एडिटिव्स। खाने में जैसे आपकी लाल मिर्च का पाउडर, मीट का बुरादा मिला दिया, लाल कलर मिला दिया, हल्दी में आपके कुछ मिला दिया, काली मिर्च है तो उसमें आपको पपाया सीड ऐड कर दिया। आजकल कुछ भी नहीं है जो बिना एडिटिव्स के मिल रहा है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है फूड में और अच्छी चीज़ें मिलाना जिससे उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाए। तो एडिटिव्स का मतलब है कुछ मिलाना जिससे फूड की क्वालिटी तो घटेगी ही, लेकिन नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस रहेंगे। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द टीथ। दांतों के चारों ओर पस का कलेक्शन क्या कहलाएगा? पायोरिया, डेंटल प्लग, डेंटल कैरीज या फिर हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब तो होगा बैड ब्रीथ, जो स्मेली ब्रीथ है, आप सांस छोड़ेंगे तो दूसरों को स्मेल आए वो। पायोरिया, पाय वर्ड जुड़ जाए मतलब पस, तो दांतों के चारों तरफ पस का कलेक्शन कहलाएगा पायोरिया। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कैसे ट्रांसमिट होगी? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसीलिए जिस पर्सन को मेनिंजाइटिस होती है उसको भी इवन आइसोलेट करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इज। एक क्वेश्चन है जो कैंसिल किया गया था जब पेपर हुआ था, बट इसका आंसर आप लोग जरूर देना, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ऑप्शन में था आपका डंपिंग, कंपोस्टिंग, कंट्रोलिंग, टिपिंग और बर्निंग। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, वेस्ट वाटर जिसमें एक्सक्रीटा नहीं है मतलब फीकल आइटम नहीं है, तो ये क्या है? सीवेज है, सलेज है, स्लज है कि एफ्लुएंट है? ये कहलाएगा आपका क्या? ये कहलाएगा सलेज। क्या है? सलेज। जो वेस्ट वाटर तो है लेकिन इसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब कि इसमें आपका जो वेस्ट मटेरियल है, या फिर हम ये कहेंगे वेस्ट मटेरियल की जगह यहाँ पे आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा फीकल आइटम नहीं है वो क्या है? सलेज। नेक्स्ट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रेड वॉरोज। रेड वॉरोज को फ्यूमिगेट करने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाएगी? बेरियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फेट, साइनोगैस, बायोगैस। तो जो गैस यूज़ होगी वो होगी यहाँ पर साइनोगैस। कौन सी? साइनोगैस। नेक्स्ट इज डिसीज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। फीमेल सैंड फ्लाई से क्या होगा काटने के कारण? काला अजहर, डेंगू, टाइफाइड, ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा और यहाँ पर डेंगू, तो डेंगू आपका एडीज से होगा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होगा। अब बचता है काला अजहर जो कि फीमेल सैंड फ्लाइट के वाइट करने से होगा। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल। तो रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल कितना होना चाहिए? 85। इतना ही हमारे कान झेल सकते हैं। ज़्यादा आप साउंड देंगे कान के पर्दे खराब हो जाएंगे और आप बहरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, और ये जो साउंड लेवल का क्वेश्चन है तो डेसिबल में साउंड को नापा जाता है और ये क्वेश्चन गुजरात के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन इज अ मेंटल मैकेनिज्म इन विच द पर्सन रिवर्टिंग टू एन अर्लियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पर मेंटल मैकेनिज्म जिसमें पर्सन रिवर्ट कर रहा है अपने पुराने दिनों में, वो क्या है? सब्लिमेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन की डिनाइल। ये आपका रिग्रेशन, जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द केयर ऑफ डिसएडवांटेज ओल्डर पीपल इन इंडिया। तो डिसएडवांटेज ओल्डर पर्सन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? हेल्पेज इंडिया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत सेवक समाज या फिर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो ओल्ड एज पर्सन के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? हेल्पेज इंडिया। लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हेल्पेज इंडिया। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है तो वो है क्या? स्किन। नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज द पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज फुली मेट इट कॉल्ड। तो क्लोरीन डिमांड पानी को जितनी जरूरी हो उतनी मिल जाए तो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? फ्री रेसिडुअल, फ्री क्लोरीन, क्लोरीन डिमांड या फिर ब्रेक पॉइंट। तो ये आपका कहलाएगा क्या? ब्रेक पॉइंट। कौन सा? ब्रेक पॉइंट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इंक्लूड। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है डिसीज को लेके? स्क्रीनिंग, रिहेबिलिटेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी में आपका आएगा कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज द डिसीज विच आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो डिसीज क्या है जो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो है एंडेमिक। कौन सी है? एंडेमिक डिसीज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपका, जिनके आपको ऑप्शन बताना जरूरी नहीं है उनको मैं डायरेक्ट आपको आंसर कर रही हूँ। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ा है, जो फैक्टर नॉन मॉडिफाई जिसको आप नहीं बदल सकते वो क्या है? आप मोटापा चेंज कर सकते, ओबेसिटी, स्मोकिंग स्टॉप कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते, लेकिन आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को कैसे रोकेंगे? बढ़ती हुई उम्र को कैसे रोकेंगे जो कि नॉन मॉडिफाइबल है? एज हो गया, सेक्स हो गया, रेस हो गया, एथनिसिटी हो गई, इनको आप नहीं बदल सकते। बाकी मोटापा है, शुगर की चीज़ें खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ पर्सन विथ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर ह्यूमन बीइंग फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नोन एज। सेपरेट करना एक पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज वाले पर्सन के दूसरे को, तो वो क्या है? वो कहलाएगा आपका आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। तो मेटाबॉलिक, बीपी बढ़ना, अल्जाइमर, पार्किंसन से मेटाबॉलिक नहीं है आपकी। मेटाबॉलिक का मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस होना, वो होगा डायबिटिक मेलाइटिस। कौन सी? डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड साइट फॉर गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर एन इन्फेंट। किसी इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन दिया जाना है तो सही मसल्स कौन सी होगी? डेल्टॉइड, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर डॉर्सोग्लूटियल। सबको पता है जो इन्फेंसी पीरियड में आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं वो वास्टस लेटरलिस मसल्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी इज मेनली एक्वायर्ड थ्रू।
तो एक्टिव इम्यूनिटी किसके थ्रू मिलेगी? इंजेक्शन ऑफ एंटीसेरा फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, यहाँ से पैसिव मिलेगी। इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन या फिर अटैक ऑफ डिसीज़, तो ये मिलेगी आपको किसी भी डिसीज़ के अटैक होने के कारण। जैसे आपको लाइफ में एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, दोबारा होने के चांस रेयर होते हैं, वैसे ही एक्टिव इम्यूनिटी कैसे मिलेगी आपको? अटैक ऑफ डिसीज से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो इनमें से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक ही है, वो है BCG। फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन कम्युनिटी के हैं आपकी। फ्लोटिंग टिप है जो आइसबर्ग का, क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्री सिम्प्टोमेटिक केस, क्लिनिकल केस, इन अपरेंट केस या फिर लेटेंट केस। तो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की आपकी, एक जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग चीज़ें बताएगा, जो नीचे है वो अलग। तो जो फ्लोटिंग टिप आपकी बता रही है वो क्या है? क्लिनिकल केसेस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये क्या है? डिसइंफेक्टिव की ऐसी प्रोसेस। देखिए यहाँ पे अब आपको इजीली पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। द एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टिव मेजर्स, तो आपने कुछ ऐसी मेथड अपनाई कि जैसे ही पर्सन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है इन्फेक्शियस मटेरियल किसी भी पर्सन की बॉडी से, तो आप उसको अलग करते हैं। तो क्या है? टर्मिनल, प्रोफाइलैक्टिक, कनकरेंट या फिर प्री। तो यहाँ पर यदि पर्सन के डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो वो कहलाएगा आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन। लेकिन यहाँ पर पर्सन हॉस्पिटल में है, पर्सन हॉस्पिटल में, बट उसकी बॉडी को आप डिसइंफेक्ट करने के लिए जो मेथड्स अपनाते हैं वो कहलाएगा आपका कनकरेंट डिसइंफेक्शन। पर्सन को यहाँ पर डिस्चार्ज करके जो एरिया डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा, अदरवाइज वो कहलाता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। पर्सन हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी को बस आप क्लीन करते हैं तो वो क्या है? कनकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ट्रीट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को इंसिनरेशन मेथड के थ्रू है जो ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिक टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, तो सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए, किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनसाइक्लोस्टोमियासिस, तो एनसाइक्लोस्टोमियासिस किसके लिए ड्रग है? मेबेंडाजोल, रिफाम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। तो ये यूज़ की जाएगी एनसाइक्लोस्टोमियासिस के लिए, जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो क्या है? मेबेंडाजोल, क्योंकि एक कौन सा इन्फेक्शन है? एक इन्फेस्टेशन है। क्या है? तो यहाँ पर इसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? वो होगी मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट इज द मेन वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर, तो डेंगू का मेन वेक्टर क्या है? वो एडिस एगिप्टी। क्या है? एडिस एगिप्टी। नेक्स्ट वन इज द सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट फाइलेरियासिस, तो ये क्वेश्चन हमने जो हमारी आज की क्लास रही है उसमें भी पढ़ा है। तो फाइलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वो है DC, डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। क्या है? डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। ऑप्शन में एसिटामिनोफेन, डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, क्विनिन या फिर प्राइमाक्यून। लेकिन फाइलेरियासिस की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या है? डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। नेक्स्ट वन, पैप स्मीयर एग्जामिनेशन इज डन टू डायग्नोस, तो पैप स्मीयर एग्जामिनेशन किया जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज, कॉमन टाइप क्या है डायबिटीज मेलाइटस का? इंसुलिन डिपेंडेंट, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड, जेस्टेशनल या फिर नॉन इंसुलिन। तो डायबिटिक मेलाइटस का जो कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप है वो कौन सा है? वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। कौन सा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आप टाइप 2 डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। कौन सी? टाइप 2 डायबिटीज़ भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ फॉर यूज इन CPR ऑफ एन एडल्ट। तो यहाँ पर CPR में चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ कितना होगा? तो ये होता है 30 कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ। कितना? 30 कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। क्वेश्चन देखिए, एपिस्टैक्सिस और नोज ब्लीडिंग को कैसे
प्रिवेंट करेंगे आप, यदि किसी को हो रही है या फिर हो रही है तो कैसे स्टॉप करेंगे। तो ऑप्शन में है यहाँ पे आपके सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन बैकवर्ड, लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, या लाई कैजुअलिटी डाउन एंड पिंच टॉप ऑफ द नोज। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सिट कैजुअलिटी का मतलब जिस पर्सन की नाक से खून आ रहा है, लीन फॉरवर्ड, नाक के सॉफ्ट पार्ट को पिंच करना है और मुंह से सांस लेने के लिए कहना है। वही आपको कितना करना, 5 to 10 मिनट तक बस नाक को बंद करके रखना है, लेकिन मुंह से सांस लेने के लिए भी कहना है। नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन इज। तो एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज है जो कि आप रेस्ट करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन आपको दी जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो वो है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। बाकी ये सब में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाइट्रोग्लिसरीन है जो किसके लिए दी जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। इसमें आप रेस्ट करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन दी जाएगी तो आपको आराम लगेगा। नेक्स्ट इज आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विद। तो आशा स्कीम किस तहत लाई गई थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या फिर 5 ईयर प्लान में। तो आशा वर्कर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था NRHM के तहत। किसके, NRHM के तहत। नेक्स्ट इज एट द विलेज लेवल द बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ पंचायती राज। 3 ट्रायड आपने पढ़ा है। तो पंचायती राज में विलेज लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नया पंचायत या फिर पंचायत समिति। तो पंचायती राज में विलेज लेवल पे आपकी जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी आपकी ग्राम सभा। कौन सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट वन द मोस्ट पेरीफेरल हेल्थ केयर फैसिलिटी इज। मोस्ट पेरीफेरल मतलब इनिशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या है, तो वो है आपके सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड विच कंटेन इंफॉर्मेशन गैदर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इन सिचुएशन कॉल्ड। तो कौन से रिकॉर्ड हैं जो वो लंबे टाइम तक आपके रहेंगे, एलिजिबल कपल रिकॉर्ड, आउट पेशेंट, इन पेशेंट या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो ये आपके कहलाते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। कौन से, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट था द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का एक ही गोल है कि अंडर 5 तक के बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना। था कि जो भी 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं, पहले 2 साल तक के रखा गया था, फिर आफ्टर दैट इसमें चेंज किए गए थे, क्या लाया गया था, ऑल अंडर 5 को वैक्सीन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वे कम्युनिकेशन। तो वन वे कम्युनिकेशन कौन सा है, वर्कशॉप में आप डिस्कस करते हैं, ग्रुप में करेंगे, पैनल में करेंगे, लेक्चर में आपके ओनली जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके बता सकते हैं। आप इसमें रिस्पॉन्ड करने का टाइम आपको तुरंत नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगी, लेक्चर है जो वन वे कम्युनिकेशन मेथड रहेगी। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो बेबी की हाइट चेक करने के लिए, लंबाई चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो क्या है, इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, वेटिंग स्केल या फिर स्केल। तो बच्चे की जब आप लेंथ चेक करते हैं क्या अपनाया जाता है, वो कहलाता है इन्फेंटोमीटर। ये हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पढ़ा है। नेक्स्ट इज द डिफेक्ट विच प्रोट्रूड्यूस मेनिंजस एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द होल इन द बैक इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा है ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेनिंग्स और स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ रहेगी, वो भी होल के थ्रू, तो वो क्या है, मेनिंगोसील, मेनिंगोमायोसील, स्पाइना बाइफिडा फिर ओकल्टा। तो यहाँ पर होल के थ्रू कहा गया है तो ये कहलाएगी आपकी मेनिंगोसील, सॉरी माइलोमेनिंगोसील। नेक्स्ट इज सर्जरी टू करेक्ट अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए सर्जरी की जाती है, वो क्या है, ऑरिकोपैक्सी, हर्नियोटोमी, ऑर्किडेक्टोमी या फिर क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म, और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, ऑर्किपैक्सी के द्वारा। नेक्स्ट इज what is a birth defect in which the opening of the urethra is on the underside of the penis। तो यूरेथ्रा जो मीटस की ओपनिंग है पेनिस पर ना होके क्या होगी, बाहर की तरफ होगी या फिर सॉरी अंदर की तरफ होगी। तो ये क्या है, कहलाएगा हाइपोस्पेडियासिस। क्या है, हाइपोस्पेडियासिस। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क।
मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन और प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट वन इज BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर इन इंडिया। तो BFHI कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। कब? 1992 में ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट इज द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। तो ओवेरियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल रिलीज करते हैं क्या? एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करते हैं? प्रोजेस्टेरोन। तो ओवेरियन फॉलिकल क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन इज द रप्चर ऑफ द मेच्योर फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ऑन द 14 days इन अ 20 day साइकिल। 28 दिन की साइकिल है जिसमें से 14वें दिन सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। तो वो क्या है? ओव्यूलेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्री ओव्यूलेटरी साइकिल की पोस्ट ओव्यूलेटरी साइकिल। 14वें दिन क्या रिलीज होगा? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो वो प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट इज एन एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी टिश्यू इन द मेल इज टर्म्ड एज। तो यदि मेल्स में मेमरी टिश्यू मतलब ब्रेस्ट बढ़ जाए, जो कि क्या होते हैं? बिना ग्रोथ के रहते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ हो जाए, क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? हिरोस्टिज्म। तो दाढ़ी मूंछों का आना कहलाएगा फीमेल में। गायनेकोमास्टिया सिस्ट या फिर ब्रेस्ट बर्ड। मेमरी टिश्यू का मेल में बढ़ना, ब्रेस्ट का बढ़ना क्या कहलाएगा? गायनेकोमास्टिया। क्या है? गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन इज कॉल्ड। तो फंक्शनल भी और जो फिजियोलॉजिकल भी है वो क्या है? डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द पीरियड फ्रॉम टू इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो कितने से कितने दिनों का पीरियड एम्ब्रियो कहलाएगा? 0 to 14, 14 days to 10 weeks, 8 days to 6 week या 14 days to 8 week। तो यहाँ पर 14 दिनों से लेके 8 हफ्तों तक का पीरियड एम्ब्रियो कहलाएगा। आफ्टर दैट फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाइट डबल्स एट द ईयर ऑफ एज। ये क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन पढ़े हैं, इसलिए पेपर आपको सॉल्व करवाया है कि हाइट है किस एज में डबल हो जाती है? तो 1, 2, 3 या फिर 4 ईयर में। कब होगी डबल? बच्चे का वेट और हाइट दोनों अलग चीज़ें हैं। वेट पूछे तो 6 महीने में डबल और 1 साल में ट्रिपल। हाइट 4 साल में डबल होगी। कब? 4 साल में। वेट पूछते तो आपको कहना था डबल 6 महीने में, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं था। ट्रिपल होगा 1 साल में। हाइट पूछिए, लंबाई पूछिए तो कब? 4 साल में। नेक्स्ट वन इज द पीरियड फ्रॉम 0 to 28 days ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। 0 से 28 दिन का पीरियड क्या कहलाएगा? न्यूनेटल, इन्फेंसी, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न या फिर फीटल पीरियड। तो फीटल पीरियड तो जब तक एम्ब्रियो से लेके डिलीवरी नहीं होती, जब तक जो बेबी यूट्रस में, वो क्या है? फीटल पीरियड है। प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न का मतलब बेबी 37 वीक के पहले ही होके आ गया। इन्फेंसी में 1 साल तक का रहेगा, लेकिन न्यूनेटल में क्या है? 0 से 28 दिन के पीरियड का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा? न्यूनेटल पीरियड। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम यूजुअली टेक्स प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वेजाइना, ओवरी, यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। नेक्स्ट इज द हार्मोन विच स्टिमुलेट ब्रेस्ट टू प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? मिल्क इजेक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करेंगे लैक्टेशन के लिए, तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट साइन ऑफ पोस्ट नेटल सेप्सिस। तो पोस्ट नेटल सेप्सिस का मेन रीजन क्या है? ब्लीडिंग, फटेक, पायरेक्सिया या फिर नोजिया। पोस्ट नेटल सेप्सिस का जो मेन रीजन है वो पायरेक्सिया, फीवर का आना। फीवर आएगा तब मतलब इन्फेक्शन आया है, वही सेप्सिस का मेन रीजन होगा। नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस IUCD है जो किस में नहीं लगाएंगे। पेल्विक इन्फेक्शन, डिस्मेनोरिया, लो बैक पेन, लेडीज विथ हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। तो लगाएंगे तो इन सभी में नहीं, लेकिन परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा जिस फीमेल को पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है उसमें। नेक्स्ट वन इज न्यूबॉर्न पीरियड। तो न्यूबॉर्न पीरियड कब तक का होता है? जन्म से लेके 28 दिन तक का, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज
1 to 3 ईयर तक टोडलर होगा, 1 ईयर आफ्टर बर्थ इन्फेंसी में चला जाएगा ये, न्यूबॉर्न में फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, 3 to 5 ईयर प्री स्कूलर। नेक्स्ट इज एन्यूरेसिस। तो एन्यूरेसिस क्या है? एन्यूरेसिस का मतलब है कि बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस का मतलब तो है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज डार्क पैचेस अपीयरिंग ऑन फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपके फेस पे, फोरहेड पे बटरफ्लाई टाइप से पैचेस पड़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? डेक्यूबिटस अल्सर, स्टीरिया ग्रेविडेरम, लाइना नियाग्रा या फिर कोलाज्मा। तो ये कहलाएगा आपका कोलाज्मा। इसको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन्यूरिया इज अ साइन ऑफ। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया देखने को मिलेगा प्री एक्लेम्सिया में, जो प्रोटीन यूरिया होता है। एल्ब्यूमिन भी जो कि एक प्रोटीन है, और एक साइन देखने को मिलेगा किसमें? प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के टाइम पर बीपी का बढ़ना। नेक्स्ट इज पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किस में नहीं किया जाएगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, सेप्सिस में, एंटीपार्टम हेमरेज में कि प्रीमी ग्रेविडा में? तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन है जो नहीं किया जाएगा एंटीपार्टम हेमरेज के केस में। ऐसे में टाइम के पहले ही और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और रिस्क है, जो कॉम्प्लिकेशन है जो बन सकते हैं। इसीलिए जो एंटीपार्टम हेमरेज है उस केस में सोनोग्राफी के थ्रू सब चीज़ें चेक की जाएंगी, लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसी एक को छोड़कर। प्रीमी ग्रेविडा अब 35 ईयर, सीवियर है। प्रीमी ग्रेविडा 35 साल से ज़्यादा की होगी तो बीपी की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ की हो सकती है, तो हाई रिस्क में सीवियर एनीमिया भी होगा। डायबिटिक है मदर और ऊपर से हार्ट डिसीज़ भी है तो ये भी हो गई। मल्टी ग्रेविडा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी। क्या? मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट वन इज एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर में कितना ब्लड लॉस होगा? 500 ml, 1000 ml, 1500 ml की 1200 ml। तो नॉर्मल ब्लड लॉस की बात हो रही है नॉर्मल लेबर में, तो 500 ml, इससे ज़्यादा होता है तब आप क्या कहेंगे? PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज परपीरियम इजा। तो परपीरियम क्या है? आपको लगता होगा कि इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए, लेकिन ऑफिशियल पेपर था इसलिए मैंने बिना चेंज किए आपके सामने प्रेजेंट किया कि आपको भी पता चले कि आपको ऐसे पेपर आते हैं। परपीरियम क्या है? द पीरियड फ्रॉम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टिल 6 वीक, 4 वीक, 6, 10, 12 वीक। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पीरियड फ्रॉम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब है प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक की स्टेज क्या कहलाएगी? परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस इन द पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड और जो परपीरियम पीरियड है, वीनस थ्रोम्बोसिस के साइन क्या हैं? पेन इन एंकल व्हेन फुट इज वेट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, एब्डोमिनल पेन, पेन इन काफ ऑफ लेग व्हेन फुट इज बेंड। तो ये है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको हम क्या कहेंगे? होमन्स साइन। क्या है? होमन्स साइन। ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा आपका होमन्स साइन, जो कि काफ मसल्स में पेन का होना, और एक इसका साइन है वीनस थ्रोम्बोसिस का। नेक्स्ट था MTP एक्ट वॉज पास। तो MTP एक्ट पास हुआ था 1971 में, 1971। नेक्स्ट वन इज द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड। तो एमनियोटिक फ्लूइड को आप किस प्रोसीजर के थ्रू बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं? एमनियोसेंथेसिस, कोरियोनिक बिलाई सैम्पलिंग, फीटोस्कोपी या फिर माउल्डिंग के कारण। तो ये आप करेंगे एमनियोसेंथेसिस से। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेट गेन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक इंडियन हेल्दी मदर का कितना वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी में? 8 kg, 12 kg, 14 kg या फिर 15 kg। तो एक नॉर्मली बात करें तो 10 to 12 kg तक होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम वजन है जो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ लीगली प्लेसिंग अ चाइल्ड विथ अ पेरेंट और पेरेंट्स अदर देन दोज हु दे वेर बोर्न। तो यहाँ पर लीगली आप किसी बच्चे को किसी पेरेंट्स के साथ या फिर जिस पेरेंट्स ने जन्म नहीं दिया उसके साथ लीगली रखते हैं, तो वो क्या है? सरोगेसी है, सेपरेशन है, अडॉप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट है? ये कहलाएगा अडॉप्टेशन।
क्या है, अडॉप्शन, बच्चों को अडॉप्ट करना। सरोगेसी में तो आप या फिर इसको किराए का यूट्रस लेना भी कह सकते हैं कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराएंगे, लेकिन इसकी बहुत सारी पॉलिसी होती हैं। लेकिन यहाँ पर लीगली बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं, या तो आप बच्चे के पेरेंट्स हैं या फिर कोई दूसरे का बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं वो। नेक्स्ट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट टर्म इज। तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या है, टर्म प्रेगनेंसी, टर्म की बात हो रही है, मतलब 37 वीक में 60 to 100, 80 to 120, 120 to 160, तो ये होगी आपकी 120 से 160 बीट पर मिनट नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है टर्म में। नेक्स्ट इज फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कहलाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज डेफिनेट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटा सेपरेट होता है तीसरी स्टेज में। पहली तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 92 में है 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेट होना, दूसरी में बेबी बाहर आएगा, तीसरी कहलाती है प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन। तो यहाँ पर लेंथनिंग कॉर्ड होगी, सडन गस और वेजाइनल ब्लड होगा, यूट्रस है जो एब्डोमिनल तक जाएगी, लेकिन मैटरनल पल्स है जो बढ़ेगी नहीं, इवन इस केस में कभी कभी कम होने लगती है। नेक्स्ट इज ये 3 साइन है एग्जाम में आते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग द डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पर HIV एड्स ट्रांसमिट हो सकता है, हेपेटाइटिस बी होगा, गोनोकॉकस हो सकता है, लेकिन टीनिया वर्सिकोलार है जो माँ से बच्चे में नहीं जाएगा। इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड। यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना है, ऑप्शन में है विद इन 6 आवर, विद इन 4 आवर, विद इन 2 आवर या फिर विद इन 1 आवर। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में विद इन 1 घंटे के अंदर और एज सुन एज पॉसिबल ऑप्शन हो तो मार्क कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग आपको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर यूज्ड इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। तो इनफर्टिलिटी में सब यूज होगा, LH होगा, GnRH होगा, क्लोमिफेन होगा, लेकिन प्रोलैक्टिन यूज नहीं किया जाएगा। मेनार्ची इज़ा, मेनार्ची क्या है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन है तो मेनोपॉज है, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, डिस्मेनोरिया है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये यहाँ पर मेनोमेट्रोरेजिया है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इट्स कॉल्ड द मेनार्ची। नेक्स्ट वन इज इफ अ लेडी प्लान फॉर प्रेगनेंसी इफ इट इज बेटर टू टेक द फॉलोइंग 3 months प्रायर टू प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन फीटस। तो यदि कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान करती है तो 3 महीने पहले कंसीव करने के पहले ही आप क्या लेने को कह देंगे ताकि उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, तो वो होगा आपका फॉलिक एसिड, जिससे बच्चे में आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड इन प्रीमी अकर्स। तो प्रीमी पैरा में फीटल हेड है जो कब एंगेजमेंट होगा, 2 weeks प्रायर द ऑनसेट ऑफ लेबर, 4 weeks विथ ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर ड्यूरिंग। तो प्रीमी में 2 weeks जो आपका फंडल हाइट है चेस्ट तक पहुंच जाती है, मतलब ये डाउन होना, हेड डाउन होना जिसको कहेंगे हम। तो यहाँ पर एंगेजमेंट फीटल एंगेजमेंट क्या है, फीटल एंगेजमेंट या फिर आप इसको लाइटनिंग कहेंगे, तो ये होगा 2 week पहले। लास्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी इज यूज्ड इन। तो फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है हाइपर बिलीरुबिनेमिया और जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। तो ये था ऑफिशियल पेपर। आई होप आपको पूरा पेपर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।